हेलो बच्चों, तो सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर अपन आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। चार्ज जब मूव होता है, ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें चार्ज रेस्ट में था। ठीक है, अब हम चार्ज को मूव कराएंगे इन चैप्टर्स में आगे वाले में। और जैसे ही चार्ज मूव होता है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाती है। तो चार्ज मूव होने लगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगी, तो इस चैप्टर का निर्माण हो गया जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज स्टेबल था, जो आपने कूलम्ब्स फोर्स वगैरह सब पढ़े, इसमें साथ चार्ज को हम स्टेबल मानते हैं, रेस्ट में मानते हैं। अब चार्ज मोशन में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको दो क्वांटिटीज बता रहा हूँ। पहली है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये आपने जो लोअर क्लासेस हैं उनमें भी पढ़ी है, जूनियर क्लासेस में। द रेट ऑफ flow of charge, the rate of flow of charge is called electric current। सबको मालूम है ये डेफिनेशन। अब करंट दो टाइप की होती है, एक होती है एवरेज करंट। तो एवरेज करंट क्या होती है? टोटल चार्ज जो भी फ्लो हो रहा है डेल क्यू डिवाइडेड बाय उसको जो भी टाइम लग रहा है फ्लो होने में डेल टी। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, क्या लिख सकते हैं अपन? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, फ्लो होने में जो भी टाइम लगेगा। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम करोगे तो कौन सी करंट आएगी? एवरेज। ठीक है, अगर आप डेल टी को नेग्लेक्ट कर देते हो, डेल टी रेज टू 0, देन इंस्टेंटेनियस करंट, तो फिर उस कंडीशन में हम करंट को फिर बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। एवरेज कब है? जब टाइम ज्यादा है, बड़ा टाइम है, बिग टाइम पीरियड है। और डेल टी जैसे ही 0 के पास पहुंचा, ये करंट क्या हो गई? इंस्टेंटेनियस आई। इसमें हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, डेल टी टेंड्स टू 0, डेल क्यू अपॉन डेल टी। ठीक है, अब जब हम लिमिट लगाते हैं और डेल टी को 0 के पास मानते हैं, तो आपको पता है डेल टी को फिर क्या लिख सकते हो? डी टी, क्योंकि टाइम स्मॉल हो गया। और डेल क्यू को क्या लिख सकते हो? डी क्यू। तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू। ये क्यू का डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन से भी हम इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हैं अगर हम चार्ज का क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दो फार्मूले, एक एवरेज अगर टोटल करंट कभी निकालनी हो, और एक किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर क्या करंट फ्लो हो रही थी वो निकालनी हो, तो फिर इस वाले फार्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर है। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती है। इसका यूनिट भी, ये फंडामेंटल यूनिट है इसकी, एम्पियर। डायमेंशन एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, A1। ठीक है, करंट क्या है? स्केलर। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप समझते हो कि करंट वेक्टर है। आप करंट की डायरेक्शन बनाते हो ना, आप जैसे किसी वायर में बताते हो ये वायर है, इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो आप ये डायरेक्शन बनाते हो। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, पर करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसे है उसको समझो। देखो, एक 2 एम्पियर की करंट यहाँ है, मान लो मैंने एक वायर और कनेक्ट किया, इसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और मैं पूछता हूं इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। ठीक है, यहां से 2 एम्पियर की आ रही थी, यहां से 4 ऐसे आ रही थी, तो आप कहोगे सर इसमें 2 + 4 = 6 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो ये जो मैंने एडिशन किया है, ये इसका सिंपल एडिशन किया है मैंने, सिंपल। और सिंपल एडिशन जब भी करते हैं बच्चों अपन, तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो करंट जब भी ज्वाइन करते हैं हम, 2 वायर हो, 3 वायर हो, 4 वायर हो, तो सबका हम क्या कर देते हैं? एक सिंपल एडिशन कर देते हैं, तो हमें टोटल करंट मिल जाती है। तो जब करंट का टोटल निकालने के लिए हमने सिंपल एडिशन किया, उसमें अलजेब्रिक एडिशन भी बोल सकते हैं हम इसको, तो सिंपल एडिशन में हमें अगर करने से टोटल करंट मिल रही है, यानी ये स्केलर है। अगर ये वेक्टर होती, अगर ये क्या होती? वेक्टर क्वांटिटी होती, तो फिर बच्चों वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में क्या होता है? ये एंगल दिया जाता है थीटा, फिर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो फोर्स निकालते थे हम, 2 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट, तो हम कौन सा फॉर्मूला लेते थे? F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। तब हमारे पास रिजल्टेंट आता था। तो वेक्टर का रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से निकलता है, और स्केलर का डायरेक्ट ऐड करके निकलता है।
अब आप करंट का जो टोटल निकाल रहे हो वो इन दोनों में से कौन सा यूज करके निकाल रहे हो मेथड, ये वाला। इसका मतलब करंट कभी भी वेक्टर नहीं हो सकती। करंट क्या होती है, स्केलर होती है, क्योंकि उसमें हम वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले का यूज नहीं करते हैं। तो ये बात आप याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है करंट कैसे फ्लो होती है, जैसे पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, पॉजिटिव इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, और नेगेटिव जहां जाता है, नेगेटिव इधर जा रहा है तो इसके अपोजिट फ्लो होती है करंट। पॉजिटिव जिधर जाएगा करंट उधर ही फ्लो होगी, नेगेटिव जिधर जाएगा करंट उसके अपोजिट फ्लो होगी हमेशा। तो करंट किस जगह जा रही है उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव जिधर फ्लो होता है करंट उधर ही फ्लो होती है, नेगेटिव जिधर फ्लो होता है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो ये थोड़ी सी आप इलेक्ट्रिक करंट की कुछ बातें थी जो आप ध्यान रखना। और अगर बच्चों एटम में करंट निकालनी हो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये एटम के चारों तरफ घूम रहा है, तो इस कंडीशन में करंट इस वाले फॉर्मूले से निकाली जाती है, E/T चार्ज अपॉन टाइम, या फिर इसको E इंटू एफ भी लिख सकते हैं। एफ इज द फ्रीक्वेंसी, सॉरी यहाँ एन लिखेंगे अपन, जितने भी चक्कर लगाना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एन इंटू एफ से भी इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये कब फाइंड करते हैं, जब किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होता है, तब हम करंट का ये फॉर्मूला एन अपॉन टी का यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसको हम एन इंटू एफ भी लिख सकते हैं। एन है जो टोटल चार्ज उसमें जितने राउंड लगा रहा है वो, ठीक है। इसके बाद हमारा एक क्वांटिटी आती है करंट डेंसिटी, जे। अब करंट डेंसिटी क्या होती है, ये है वेक्टर, ठीक है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर थी करंट और करंट डेंसिटी वेक्टर। तो इसके लिए हमने एक कंडक्टर ले लिया है किसी भी शेप का, इसका ये एरिया ऐसे है, तो एरिया के 90 डिग्री पे तो मैंने एस बनाया है, दिख रहा है आपको, एस इज द सरफेस, एस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायरेक्शन हमारे पास 90 डिग्री पर ये मिल गई, 90 डिग्री पर। और पॉजिटिव चार्ज मान लो यहां से फ्लो होता हुआ ऐसे जा रहा था, तो पॉजिटिव चार्ज इस एरिया के लिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जे की डायरेक्शन होती है। जिधर पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जे, एंड एस की डायरेक्शन इज द परपेंडिकुलर देन द सरफेस। तो जो भी सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर एस हो गया, पॉजिटिव चार्ज जा रहा था वो जे हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल हमें मिल गया थीटा, ठीक है। तो आई का एक फॉर्मूला और है, आई एक तो थी dq/dt, एक फॉर्मूला तो ये हमारे पास आ गया था। एक आई का करंट डेंसिटी के साथ फॉर्मूला होता है J.S, ध्यान रखना, डॉट यहां से हटेगा तो हम इसको JS cos थीटा भी लिख सकते हैं। सारी क्वांटिटी समझ लो, आई तो इलेक्ट्रिक करंट, जे करंट डेंसिटी, एस क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, हर जगह अलग अलग होगा ये, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन जे एंड एस, जो थीटा है वो जे और एस के बीच का एंगल है। तो ये तो किसी भी शेप का कंडक्टर हो सकता है। अब अगर यही कंडक्टर सिलेंड्रिकल हुआ, कैसा हुआ, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल में जे और एस ऐसे आ जाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, और स्ट्रेट आते ही थीटा इनका 0 डिग्री हो जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ये फिक्स हो जाता है। अगर मैं यहाँ सिलेंड्रिकल कंडक्टर की बात करता हूं तो यहाँ थीटा में 0 रखूंगा, और cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 0 के 1 होते ही आई कितना हो जाएगा, J इंटू एस, डायरेक्ट cos थीटा यहाँ से हट जाता है। लेकिन कब हटेगा, हर कंडक्टर के लिए नहीं हटेगा, केवल किसके लिए, सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए। तो यहाँ से cos 0 1 होके हट गया, J आ गया I अपॉन एस। ये फॉर्मूला सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए होता है। यहां से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे करंट डेंसिटी की। इफ S इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, अगर S 1 हो तो J किसके इक्वल आ जाएगा, I के, J किसके इक्वल आ जाएगा, I के। तो यहां से डेफिनेशन बनेगी फॉर सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ये फॉर्मूला सिलेंड्रिकल के लिए था, तो सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए द करंट डेंसिटी में बी डिफाइन एज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी उसी को करंट डेंसिटी कहेंगे, लेकिन सबके लिए नहीं, केवल किसके लिए, सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए। इसमें एक तो ये कंडीशन बोलनी है, एक 1 यूनिट एरिया ये बोलनी है, और J और I इक्वल है, इनको बोलना है। तो J may be defined as the I, J may be defined as the I for cylindrical conductor flows per unit area।
तो सिलेंड्रिकल कंडक्टर बोलना भी जरूरी है, पर यूनिट एरिया बोलना भी जरूरी है। इस कंडीशन को अगर लगाते हो देन J इज इक्वल टू I। इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन निकाल सकते हो। J इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो J है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये थोड़ा सा आपका करंट डेंसिटी से रिलेटेड था। अब ओम्स लॉ आएगा इसके बाद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ये दो तो क्वांटिटीज हैं, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कई बार कोई फॉर्मूला यूज कहीं पे आएगा, आगे डेरिवेशंस आएंगे उनमें फॉर्मूला यूज आ सकता है। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक टॉपिक, पहला टॉपिक आया जो इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस, कुछ फिजिकल कंडीशंस होती हैं किसी भी कंडक्टर में, क्या क्या होती हैं फिजिकल कंडीशन में? लेंथ आ जाती है कंडक्टर की, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर। तो अगर ये फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर इनको कांस्टेंट रखा जाए, इन कंडीशन को कांस्टेंट रखना जरूरी है, देन the potential difference across the conductor, जो कि होता है V, is directly proportional to the current I। तो V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? I के, when physical conditions remains constant। तो फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट बताना जरूरी है। ये कंडीशन है, अगर ये नहीं लिखी लाइन, then V is not proportional to the I, V नहीं होगा। अगर आप ये कंडीशन दे रहे हो तभी V प्रोपोर्शनल I आएगा। V प्रोपोर्शनल I आ गया, एक कांस्टेंट लगा दिया गया, V is equal to IR। R a constant, ये कांस्टेंट है, called resistance of the conductor, इसे वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है कहानी? तो V प्रोपोर्शनल I हो गया, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो गई, V प्रोपोर्शनल I हो गया, V इज इक्वल टू IR। ये पूरा इसका ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू IR, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। तो R यहां पर समझ लेना क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अगर हम यहां से रेजिस्टेंस R निकालें तो कितना आ जाता है? V अपॉन I। R इज इक्वल टू क्या हो जाता है? V अपॉन I। और ये ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस होता क्या है? किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो जो अपोज होता है उस करंट फ्लो का, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। करंट इजीली तो फ्लो हो नहीं जाएगी, करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं, करंट फ्लो होती है। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है बच्चों, तो वो कॉलिजन करता है या तो अदर इलेक्ट्रॉन से, या पॉजिटिव आयन से, और या फिर वॉल ऑफ कंडक्टर से, जो कंडक्टर की दीवार होती है उससे। इनसे किसी से भी उसका कॉलिजन हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तो वो इजीली फ्लो नहीं हो जाएगा, वो कॉलिजन करेगा। और कॉलिजन का मतलब अपोज हो गया उसके मोशन का, और मोशन का अपोज ही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, ये ध्यान रखना। तो ये रेजिस्टेंस कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो आप इसमें लिख सकते हो। यहां से अब हमारे पास जो R इज इक्वल टू V अपॉन I आ गया, ये थोड़ा हम यहाँ पर अब बात कर सकते हैं किसकी? रेजिस्टेंस की। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया रेजिस्टेंस होता क्या है। आप चाहो तो ये इसको रेजिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूं आपको। रेजिस्टेंस R क्या होता है? द अपोज टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो जो भी अपोज होगा उसी को रेजिस्टेंस कहेंगे। इसका फॉर्मूला आप यहां से लिख सकते हो, V अपॉन I। ठीक है, अब आप चाहो तो यहां से इसका यूनिट निकाल सकते हो, SI यूनिट।
तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट वी अपॉन आई से आ जाएगी। वी का होता है वोल्ट और आई का होता है एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसको हम ओम लिख सकते हैं। ओम का सिंबल ये होता है। तो आर का वैसे एसआई यूनिट वोल्ट पर एम्पियर होता है, पर उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों, ओम। अगर हम 1 लगा दें, 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 ओम। अब आपसे यहां से 1 ओम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। डेफिनेशन ऑफ 1 ओम बहुत इजी है, क्योंकि हमें पता चली गया 1 ओम क्या है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो हम क्या लिखेंगे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is, definition आप देख लो डायरेक्ट, if the potential difference across the conductor is 1 volt, 1 volt का potential difference है, and electric current flows through the conductor is 1 ampere, और electric current 1 ampere है, then the resistance of this conductor will be 1 ohm। तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा उस कंडक्टर का, 1 ओम। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसमें से, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम आएगा। अब इसके बाद अपन डायमेंशन निकालते हैं इसकी। तो डायमेंशन के लिए हमें वी और आई चाहिए। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन वर्क अपॉन चार्ज से निकाला करो। किससे, वर्क अपॉन चार्ज। और मैंने आपको 3 डायमेंशन याद करने को दी हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, फोर्स, वर्क और चार्ज। पूरी फिजिक्स के अंदर इन 3 के अलावा मैं चौथी यूज ही नहीं करूंगा कभी भी। देखो अभी भी मैं 4th यूज नहीं कर रहा, मैं वर्क और चार्ज से तो वी निकाल रहा हूं। ये निकाल लिया मैंने वर्क और ये चार्ज। वर्क का क्या होता है, m1l2 t-2। चार्ज का क्या होता है, a1 t1। इसको सॉल्व करके मेरे पास पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल के बाद डिवाइड कर दिया मैंने करंट का। करंट का तो a1 होता है, तो a1 का डिवाइड कर दिया, तो बस ये v अपॉन आई से मेरे पास r की डायमेंशन आ गई। ठीक है, तो v की किससे निकालोगे, वर्क अपॉन चार्ज। याद रखना पोटेंशियल जगह जगह आएगा, पर डायरेक्ट तो कुछ याद ही नहीं करना, आपको डायमेंशन वर्क अपॉन चार्ज से निकालनी है पोटेंशियल की। और पोटेंशियल की डायमेंशन के बाद इसमें करंट की डायमेंशन को डिवाइड कर दो a1 को, तो आपके पास रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ जाएगी। क्लियर है कहानी। ये आपका रेजिस्टेंस की डायमेंशन, उसकी डेफिनेशन, ये सब कुछ होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों कि ग्राफ की थोड़ी सी बात करें कि ग्राफ से हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे अभी आपको पता है ये V प्रोपोर्शनल I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, V प्रोपोर्शनल I। अगर इस एक्सिस पे आपको V दे रखा है, इस एक्सिस पर आपको I दे रखा है, और अब आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर इस तरीके से परपेंडिकुलर डालने हैं। परपेंडिकुलर डालने के बाद आपको यहां पर एक छोटा सा ट्राइंगल बनाना है। ये छोटा सा एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है। इसको थीटा बोल दो, ठीक है। थीटा बोलने के बाद ये ट्राइंगल हम ए, इसको ABC मान लेते हैं। ये A, ये B, ये C, ठीक है। अब अगर मैं यहां से इस वाले ग्राफ से मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं, देन इस ग्राफ से जो रेजिस्टेंस होगा वो स्लोप ऑफ द ग्राफ के इक्वल होगा। कैसे होगा आप समझो। स्लोप, किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है tan थीटा। किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया यहाँ पे AB, ठीक है। परपेंडिकुलर तो थीटा के सामने वाली साइड होती है BC, और ये बेस हो गया AB। तो BC क्या है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सिस है, तो ये डेल V है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो AB है ये चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट है, चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। तो ये होगा डेल V अपॉन डेल I। और डेल V अपॉन डेल I अगर आप कर देते हो तो वो वोल्ट अपॉन एम्पियर हो गया, जो कि रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो अगर आपको V दे रखा हो y एक्सिस पर, I दे रखा हो x एक्सिस पर, और आपको अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट आप स्लोप से निकाल सकते हो। स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब डेल V अपॉन डेल I। लेकिन अगर बच्चों वो थोड़ा सा अपोजिट कर दे मामला, जैसे वो कह दे कि V हमने x एक्सिस पे ले लिया और I हमने ले लिया, ये एम्पियर में हो गया,
वाई एक्सिस पर और ये वोल्ट में हो गया। स्ट्रेट लाइन तो आएगा, लेकिन अभी क्या होगा, अब जो हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और हम पूरी प्रोसेस तो वही अप्लाई करेंगे और ट्राइंगल भी बनाएंगे, ABC भी लिखेंगे, लेकिन अब जो रेजिस्टेंस इससे आएगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो हो जाएगा 1 अपॉन स्लोप ऑफ द ग्राफ, यानी 1 अपॉन टेन थीटा, यानी 1 अपॉन डेल आई अपॉन डेल वी। इसमें क्या होगा, टेन थीटा, अब ये थीटा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर इस बार डेल आई हो जाएगा, परपेंडिकुलर डेल आई और बेस हो जाएगा डेल वी। तो जब आप टेन थीटा निकालोगे, परपेंडिकुलर डेल आई अपॉन बेस डेल वी, अब ये डेल वी ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली और डेल वी अपॉन डेल आई आ जाएगा। तो इस समय 1 अपॉन स्लोप करना पड़ा, तब डेल वी अपॉन डेल आई आएगा। अगर अपन स्लोप ही डायरेक्ट ले लेते तो डेल आई अपॉन डेल वी आ जाता, गलत हो जाता। तो आपको ये ध्यान से देखना होता है कि किस एक्सिस पर v है और किस एक्सिस पर i है, उसी के अकॉर्डिंग। अगर v इधर होता, i इधर होता तो डायरेक्ट स्लोप, लेकिन अभी v यहाँ है, i यहाँ है। और वैसे तो आप क्या करो, डायरेक्ट डेल वी अपॉन डेल आई करके भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, पर आपसे अगर स्लोप के बारे में थोड़ा सी नॉलेज आपको होना जरूरी है, तो वो स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर रेजिस्टेंस, दो ग्राफ हैं जिनसे हम फाइंड कर सकते हैं। ये V और I का स्ट्रेट ग्राफ क्यों आया, क्योंकि ये V प्रोपोर्शनल I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यही कहता है कि V प्रोपोर्शनल I। कुछ डिवाइस के लिए V प्रोपोर्शनल I नहीं होता है, ये रूल फॉलो नहीं होता, उन्हें नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। वो हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज करो।